हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार भगत, साइंस एकेडमी पूर्णिया नियर राजेंद्र बाल उद्यान। आज तुम लोगों के लिए मैं एक न्यू सीरीज ऑफ लेक्चर लेके आया हूँ और वो सीरीज का नाम है कॉलिजन सीरीज। कॉलिजन सीरीज करने का मतलब इनमें 3, 4, 5 लेक्चर्स हुआ करेंगी। आज मैं पहला लेक्चर बना रहा हूँ, इनके बाद दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा, पांचवा डालेंगे एंड सो ऑन सीक्वेंस में। आज कॉलिजन का पार्ट 1 है। तो सबसे पहले ये आता है कॉलिजन क्या है। यूजुअली हम लोग कॉलिजन के बारे में ये समझते हैं कि कॉलिजन दो बॉडी का आपस में टकराना है, कांटेक्ट में आ जाना है, वो कॉलिजन है। गलत नहीं समझते हैं, हालांकि सही है। हाँ, कॉलिजन यही है, लेकिन इनमें और भी कुछ बात है। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल है और गोल्ड फॉइल में अल्फा पार्टिकल ऐसे बम्बार्ड किया गया तो अल्फा पार्टिकल बिना टच किए हुए इनको ऐसे रिटर्न हो गया। तो ये भी कॉलिजन है, लेकिन यहाँ कांटेक्ट नहीं हुआ। कांटेक्ट होना जरूरी नहीं होता है कॉलिजन में, किसी भी कॉलिजन में कांटेक्ट हो जाना जरूरी नहीं होता है। बिना कांटेक्ट के भी कॉलिजन होता है। इसका मतलब कि कॉलिजन में कुछ और बात है जिनके कारण उन्हें कॉलिजन कहा जाता है। वो कौन सी बात है जिनके कारण वो कॉलिजन कहा जाता है? तो व्हेन टू बॉडीज कम क्लोज टू ईच अदर, जब दो बॉडी एक दूसरे के करीब आता है तो एक लार्ज इम्पल्सिव फोर्स, हथौड़े वाला फोर्स, बड़े वैल्यू का फोर्स थोड़ी देर के लिए एक्ट करता है दोनों बॉडी पे। थोड़ी देर के लिए एक्ट करता है दोनों बॉडी पे, तो उन्हें कहा जाता है कॉलिजन। कॉलिजन का रियल में मीनिंग ये है कि कॉलिजन हुआ कि व्हेन टू बॉडीज कम क्लोज टू ईच अदर and a large impulsive force acts between the bodies for very short interval of time, then it is said to be collision. तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि when two bodies come close to each other and a large impulsive force acts between them for short interval of time, then the phenomenon is termed as कॉलिजन। तब उन्हें कॉलिजन कहा जाता है। कॉलिजन में बॉडी का कांटेक्ट होना न होना जरूरी नहीं है, ये मायने नहीं रखता है। हालांकि कॉलिजन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है फॉर कंपटीशनल एग्जाम्स के लिए, जैसे जेईई नीट के लिए, तो इसमें ज़्यादा डिटेल लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है।
ज़्यादा डिटेल लिखने के बजाय अगर हम लोग ज़्यादा डिटेल में इनका क्वेश्चंस करते हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। करेक्ट? ज़्यादा क्वेश्चंस करना, ज़्यादा डिस्कशन करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि लिखेंगे कितने चीज़। अब कॉलिजन में टाइप्स ऑफ कॉलिजन जो होता है, जैसे इलास्टिक कॉलिजन है, इनइलास्टिक कॉलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है, जो भी है, कॉलिजन में होता क्या है कि सबसे पहली बात, इन एवरी टाइप ऑफ कॉलिजन, हर एक टाइप ऑफ कॉलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इनको चलिए पहले मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे कंजर्व रहता है इन एवरी टाइप ऑफ कॉलिजन। तो इन एवरी टाइप ऑफ collision, whether it is elastic, inelastic, perfectly inelastic, elastic, the total linear momentum remains कंजर्व रहता है। क्यों रहता है उसी का मैं आंसर देने जा रहा हूं। मान लेते हैं कि कॉलिजन में ये m1 मास का बॉडी u1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये m2 मास का बॉडी u2 वेलोसिटी से जा रहा है। ये कंडीशन है बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन के पहले का कंडीशन है। इनमें ये बॉडी इनसे कोलाइड करेगा, इनको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल बॉडी, और ये जिनसे कोलाइड करेगा उनको बोलेंगे टारगेट बॉडी। और सिचुएशन ये है बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन के पहले। जब दोनों बॉडी टकराएगा तो टकराने के बाद बॉडी में एक लार्ज इम्पल्सिव फोर्स लगने के कारण बॉडी थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा, बॉडी का शेप बिगड़ जाएगा, बॉडी पचक फुचक जाएगा, ऐसा होगा। यहाँ दोनों बॉडी कांटेक्ट में आ गया, ये कहलाएगा ड्यूरिंग कॉलिजन, कॉलिजन के दौरान ये कहलाएगा ड्यूरिंग कॉलिजन। कॉलिजन के दौरान ये वाला बॉडी, ये वाले बॉडी इन पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 2/1, और ये वाला इन पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 2/1। फिर कॉलिजन जब फिनिश हो गया, ड्यूरिंग कॉलिजन मतलब लार्ज इम्पल्सिव फोर्स लगना जब बंद हो गया तब कॉलिजन फिनिश हुआ। जब लार्ज इम्पल्सिव फोर्स लगना शुरू हुआ तो कॉलिजन स्टार्ट हुआ, ऐसा माना जाता है। और जब फोर्स लगना बंद हो गया तो कॉलिजन फिनिश हो गया। तो उनमें ये m1 मास का बॉडी ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये m2 मास का बॉडी ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है। ये हो गया आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद का सिचुएशन। तो कॉलिजन में ये टारगेट बॉडी है जिनसे ये टकराएगा, ये प्रोजेक्टाइल बॉडी है, ये ड्यूरिंग कॉलिजन है, ये आफ्टर कॉलिजन है। यानी कॉलिजन जब फिनिश हो गया तो इम्पल्सिव फोर्स लगना बंद हो गया, इम्पल्सिव फोर्स अब नहीं लग रहा है। कॉलिजन जब फिनिश हो गया तो इम्पल्सिव फोर्स लगना बंद।
अब देखो इसमें क्या है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ से इन एवरी कॉलिजन किसी भी तरह का रहे, कॉलिजन इलास्टिक रहे, इनइलास्टिक रहे, परफेक्टली इनइलास्टिक रहे, हर एक तरह के कॉलिजन में ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ये तो लगना ही है। ये तो पता है कि एक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो पता है। तो एक्शन एंड रिएक्शन लगना ही है। इसी लेकर के इनमें अगर F12 को हम लोग एक्शन फोर्स मानते हैं और F21 को रिएक्शन फोर्स मानते हैं, तो ये बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, हमने अपोजिट डायरेक्शन के लिए यहाँ नेगेटिव साइन यूज किया है, ले लिया है। और तब फोर्स बराबर हो जाएगा। ये फोर्स किन पे लग रहा है? ये 1 पे लग रहा है। तो 1 पे लग रहा है तो 1 का मोमेंटम चेंज, 1 का फाइनल मोमेंटम है m1v1, इनिशियल है m1u1 और बाय टाइम जितना लगा डेल्टा टी। और ये जो है इसमें ये सेकेंड वाले बॉडी का m2v2 वेक्टर माइनस m2u2 वेक्टर बाय डेल्टा टी ये लगा। ये लगने के बाद अब इनको रीअरेंज करते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो रीअरेंज जो करने लगेंगे तो उनमें क्या होगा, आफ्टर रीअरेंजिंग क्या रिजल्ट निकल के आएगा। इनमें डेल्टा टी कैंसिल हो गया दोनों साइड। तो ये आ रहा है m1v1 वेक्टर माइनस m1u1 वेक्टर इक्वल टू माइनस इन बॉक्स m2v2 वेक्टर माइनस m2u2 वेक्टर। और अगर रीअरेंज करें m1 जैसे ये m2u2 को, एक मिनट, m1v1 वेक्टर लिख लेते हैं पहले, m1u1 वेक्टर माइनस m2v2 वेक्टर प्लस m2u2 वेक्टर। और अगर हम इनको रीअरेंज करें तो m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर और इक्वल टू हुआ m1u1 वेक्टर प्लस m2u2 वेक्टर। इसको फिर अल्टरनेटो से ये वाले पार्ट को पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा m1u1 वेक्टर प्लस m2u2 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये है लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी बिफोर कॉलिजन m1u1 वेक्टर, m2u2 वेक्टर है लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी बिफोर कॉलिजन। और ये बिफोर कॉलिजन दोनों बॉडी का लीनियर मोमेंटम का सम, ये आफ्टर कॉलिजन लीनियर मोमेंटम दोनों बॉडी का m1v1 वेक्टर फर्स्ट बॉडी का और m2v2 वेक्टर सेकेंड बॉडी का बराबर होता है। कैसे हुआ? न्यूटन्स थर्ड लॉ से। तो वो तो हर एक कॉलिजन में लगेगा ही। कॉलिजन चाहे किसी भी तरह का रहे, इलास्टिक कॉलिजन रहे या इनइलास्टिक कॉलिजन रहे या परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन रहे, हर एक कॉलिजन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लीकेबल है। इस कारण से तो अब ये समझ गए कि हर एक तरह के कॉलिजन में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे ही, कॉलिजन किसी भी तरह का रहे। टाइप्स ऑफ कॉलिजन, टाइप्स ऑफ कॉलिजन, कॉलिजन का कुछ कॉमन टाइप्स है
जैसे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये है इन इलास्टिक कोलिजन, ये है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। एक्चुअल में न्यूटन साहब ने इस डायरेक्शन में एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया जो डायमेंशनलेस पैरामीटर है, उनका डायमेंशन यूनिट नहीं है। वो डायमेंशनलेस पैरामीटर इंट्रोड्यूस करके परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को समझा जाता है। वो डायमेंशनलेस पैरामीटर है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होता है। इन इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है। तो आप ये पूछना चाहेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, पहले इनको तो क्लियरिफाई करें, इनका तो एनालिसिस करें। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, देन इनका नाम रखा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या एक और नाम है, इनका नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलिएंस। दो तरह का नाम, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलिएंस। इसको ई से डिनोट करते हैं। ये रेशियो होता है किसका, तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, लेकिन ये अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है। इनको बहुत सारी किताब इतने डिटेल में नहीं लिखता है, कुछ किताब लिखती भी है कि अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड आउट किया जाता है। तो उनको जैसे हम निकाल रहे हैं, सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे दो कोलाइडिंग बॉडीज जब यूजुअली आपस कांटेक्ट में आता है तो ये हुआ कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां से एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन का नाम क्या पड़ जाएगा, कॉमन टेंजेंट। ये लाइन को बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट पर एक ऐसे ड्रॉ करेंगे कॉमन नॉर्मल, ये 90 का एंगल बनाएगा। ये वाला लाइन ये दोनों के सेंटर से पास होगा,
इनको बोलते हैं कॉमन नॉर्मल। ये तो किसी को भी आसानी से समझ में आ सकता है। ये बॉडी इन पे फोर्स लगाएगा इसी लाइन पर, और ये बॉडी इन पे फोर्स लगाएगा इसी लाइन पे। इधर तो लगाएगा नहीं, लगाएगा इधर। फोर्स इधर लगाएगा तो मोमेंटम चेंज भी इसी लाइन के अलोंग होगा, पहला बॉडी का और दूसरा बॉडी का। तो इसी कारण से इनको नाम दिया जाता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसलिए ये लाइन पर ये फोर्स एक्ट करता है, तो इनको कॉमन नॉर्मल और लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी कहते हैं। अब मान लीजिए कि कॉलिजन के जैसे टाइप में इलास्टिक कॉलिजन पढ़े हम लोग, इन इलास्टिक कॉलिजन पढ़े, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन पढ़े, उसी में फर्दर आगे और टाइप्स हो जाता है, जैसे इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन, इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन, तो या इन इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन, इन इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशंस, ऐसे करके टाइपिंग होता है। तो कॉमन नॉर्मल जो है, अगर कोलाइडिंग बॉडीज, ये कोलाइडिंग बॉडीज है, m1 मास m2 मास का u1 वेलोसिटी से u2 वेलोसिटी से चल रहा है। ड्यूरिंग कॉलिजन यहाँ पे बॉडी कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट में आ गया, इनका कॉमन टेंजेंट तो ये होगा और कॉमन टेंजेंट ये होगा, तो ये हो गया कॉमन नॉर्मल। अब कॉमन नॉर्मल की तरफ जो हम लोग ये निकालेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल ये होगा m1 v1 वेलोसिटी से मूव करेगा और ये m2 v2 वेलोसिटी से मूव करेगा। फिर से मैं बता रहा हूं कि ये 1 डायमेंशनल कॉलिजन में कैसे कंसीडर किया जाएगा। 1 डायमेंशनल कॉलिजन में ये कैसे कंसीडर किया जाएगा, देखिए कोलाइडिंग बॉडीज, ये कोलाइडिंग बॉडी जब कांटेक्ट में आया तो इनका लाइन ऑफ एक्शन या नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल अलोंग दिस डायरेक्शन है, ये कॉमन टेंजेंट है। कॉमन नॉर्मल के तरफ इनका बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी है और आफ्टर कॉलिजन कॉमन नॉर्मल के ही तरफ वेलोसिटी है, इसीलिए इसको बोलेंगे 1 डायमेंशनल कॉलिजन। लेकिन अगर कोई बॉडी इस तरह से मूव कर रहा है, ये m1 u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये m2 u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देख ही रहे हैं यहाँ पे दोनों का लाइन ऑफ मोशन थोड़ा सा अलग है, इनका लाइन ऑफ मोशन, इनका लाइन ऑफ मोशन बिल्कुल अलग है। तो ये आगे जाके जो कोलाइड करेगा, इस तरह से सिचुएशन बनेगा कॉलिजन का, इस तरह से बनेगा। तो ये तो कॉमन टेंजेंट हो गया और कॉमन नॉर्मल इस डायरेक्शन में हुआ। यहाँ पे क्या होगा कि ये इन पे एक्शन फोर्स इधर की तरफ लगाएगा और ये इन पे रिएक्शन फोर्स इधर की तरफ लगाएगा। लगाने के कारण अब डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल बिल्कुल अलग है डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी से, बिल्कुल अलग है। अलग होने के कारण ये m1 मास इधर मूव करेगा v1 वेलोसिटी से, m2 मास इधर मूव करेगा v2 वेलोसिटी से। कहने का ये मतलब हो गया कि इनका वेलोसिटी का डायरेक्शन आफ्टर कॉलिजन कॉमन नॉर्मल से बिल्कुल अलग है और अलग होने के कारण ये 2 डायमेंशनल कॉलिजन में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के लिए हम स्पेशल लेक्चर बनाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाला जाता है हमेशा कॉमन नॉर्मल की तरफ।
बहुत सारे सिंपल केस हम लोग पढ़ के सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हम कॉलिजन सीख लिए, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं, जेई में जाते हैं, नीट में जाते हैं, जब क्वेश्चन सामने आ जाती है तो सामने आते हुए क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक किए, कुछ चीज़ को लैक किया, कुछ चीज़ को नहीं पढ़ा और उनके कारण ये क्वेश्चन आज नहीं बन रहा है। ये फीलिंग कब आएगी? एग्जाम हॉल में आएगी। तो क्यों नहीं बिफोर हम एग्जाम हॉल में जाने के पहले बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड होकर के एग्जाम में पार्टिसिपेट करें। तो उन्हीं के लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा। अभी मैं बनाने जा रहा हूं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये बड़ा सिंपल केस है, ये लगभग सभी बच्चे को आसानी से समझ में आ जाता है, इसीलिए इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का केस मैं जल्दी से झटपट में डिस्कस कर देता हूं। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो देन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ये प्रोजेक्टाइल बॉडी है और ये आगे टारगेट बॉडी है। ये दोनों जब कांटेक्ट में आया M1 M2, तो यहां पे इन पे फोर्स लगना शुरू हो गया F21, यहां फोर्स लगना शुरू हो गया F12। ये वाला सिचुएशन को बोला जाता है ड्यूरिंग कॉलिजन, कॉलिजन के दौरान। एंड आफ्टर कॉलिजन ये वाला बॉडी M1 V1 वेलोसिटी से चल रहा है और ये M2 V2 वेलोसिटी से चल रहा है। सबसे पहला एज इन एवरी कॉलिजन द टोटल linear momentum remains conserved in every collision, हर एक तरह के कॉलिजन में रहता है। एज इन एवरी कॉलिजन द टोटल linear momentum remains conserved. So M1 U1 vector plus M2 U2 vector will be equal to M1 V1 vector M2 V2 vector। होता क्या है, देखिए कॉलिजन में जब बॉडी कोलाइड करता है तो कोलाइडिंग बॉडी आपस में मोशन का एक्सचेंज करता है। मोशन का अमाउंट, मोशन का अमाउंट को एक्सचेंज करता है, देता लेता है। और मोशन का जो अमाउंट एक्सचेंज करता है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो एक्सचेंज में डायरेक्शन क्या था मोशन एक्सचेंज करने का, वो मोमेंटम के थ्रू एक्सप्लेन होता है। और कितना अमाउंट ऑफ मोशन एक्सचेंज हुआ वो एक्सप्लेन होता है काइनेटिक एनर्जी के थ्रू। इसीलिए हर एक कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन, मतलब मेरे कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन जरूर आता है। क्यों आता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हर एक कॉलिजन में मोशन का ट्रांसफर होता है। अमाउंट ऑफ मोशन कितना ट्रांसफर हुआ बिना डायरेक्शन के, वो काइनेटिक एनर्जी से क्लियर होता है। और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में अमाउंट ऑफ मोशन ट्रांसफर हुआ वो क्लियर होता है मोमेंटम से। तो अगर हम
एक स्ट्रेट लाइन में स्टडी कर रहे हैं, तो ये M1 U1 आई कैप लिखा जा सकता है, M2 U2 आई कैप लिखा जा सकता है, ये M1 V1 आई कैप लिखा जा सकता है, ये M2 V2 आई कैप लिखा जा सकता है, और आई कैप दोनों जगह से कॉमन लेने के बाद हटा देते हैं, तो ये आ जाता है M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू आ गया M1 V1 प्लस M2 V2। थोड़ा इनको रीअरेंज कर लेते हैं, M1 वाले को एक साइड ले आते हैं, तो ये आ जाएगा M1 ब्रैकेट में U1 माइनस V1, कोई दिक्कत नहीं। ये M2 V2 माइनस U2 आ गया, इनको अभी 1 मान लिए। ये हमको कैसे मिला? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हेल्प से मिला है, ये वाला इक्वेशन। अब कॉलिजन देखिए कैसा है, इलास्टिक कॉलिजन है, इसलिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा, और इनका टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। मतलब बिफोर कॉलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड आफ्टर कॉलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर रहेगा। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी now from the conservation of kinetic energy half M1 U1 स्क्वायर हाफ M2 U2 स्क्वायर बराबर होगा M1 V1 स्क्वायर के M2 V2 स्क्वायर के। अगर हम दोनों साइड से हाफ कॉमन लेके हटा दें, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन टोटल एंड आफ्टर कॉलिजन टोटल कंजर्व रहता है, तो अगर इनमें हाफ कॉमन लेके हम दोनों साइड हटा दें, तो ये आ रहा है M1 U1 स्क्वायर प्लस M2 U2 स्क्वायर इक्वल टू हुआ M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर, और इनमें M1 U1 स्क्वायर, ये M1 को इस साइड ले आते हैं, M1 V1 स्क्वायर, ये M2 V2 स्क्वायर माइनस M2 U2 स्क्वायर में M1 कॉमन ले लेते हैं, तो U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा M2 V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर, और इनको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में रिजॉल्व करने पर A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू M2 V2 प्लस U2 इंटू V2 माइनस U2 आया। इनको हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 2 या सेकेंड बाय 1। तो जब इनमें इनसे डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए यहाँ M1 U1 माइनस V1 कैंसल होके U1 प्लस V1 इक्वल टू आ जाएगा V2 प्लस U2, और ये रिलेशन हमको आगे हेल्प करेगा कि कॉलिजन के बाद जो पहला वाला बॉडी था उनका वेलोसिटी जो V1 था और दूसरा वाला बॉडी जो था उनका वेलोसिटी जो V2 था, उनका एक्सप्रेशन फार्मूला निकालने में ये हमको मदद करेगा।
तो यहाँ से V2 इक्वल टू लिख रहे हैं, V2 इक्वल टू आ रहा है U1 प्लस V1 माइनस U2। ये रिलेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, बोले ही हम पहले कि ये बड़ा सिंपल केस है, ये लगभग सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको भी कॉलिजन अगर स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग बेसिक लेवल से तो करना पड़ेगा, तो बेसिक लेवल से ही किए हैं। अब इनमें आगे क्या करने वाले हैं, from 1 and 3। तो 1 में क्या है, M1 है, U1 है, माइनस V1 है, M2 है, V2 की जगह U1 है, प्लस V1 है, माइनस U2 है, और ये वाला माइनस U2 भी है, ये वाला मल्टीप्लाई करते हैं। M1 U1 माइनस M1 V1, M2 U1 प्लस M2 V1 माइनस 2 M2 इंटू U2 है। अब अगर हम V1 वाले को एक तरफ कर लें, V1 वाले दो ही टर्म है, ये है ये है, तो M1 U1 माइनस M2 U1 प्लस 2 M2 U2, और V1 वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो M1 V1 प्लस M2 V1 आया। इनमें से ये जो कॉमन आ रहा है M1 माइनस M2 U1 कॉमन आ रहा है, 2 M2 U2, और इनमें V1 कॉमन आ रहा है, M1 प्लस M2 इंटू V। तो अल्टरनेंडो से अगर ये पार्ट को हम पहले लिख लेते हैं, ये V1 है, M1 प्लस M2 इंटू V1 इक्वल टू आया M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2 M2 इंटू U2। तो देयरफॉर V1 इक्वल टू आ गया M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2 M2 U2 बाय M1 प्लस M2। तो ये कॉलिजन के बाद V1 यानी कॉलिजन के बाद वेलोसिटी निकालने का फार्मूला बन गया। अब पहला बॉडी का ये कॉलिजन में दो बॉडी था, एक था M1 एक था M2। M1 चल रहा था U1 वेलोसिटी से, M2 चल रहा था U2 वेलोसिटी से, फिगर में पहले दिखाए ही थे। तो कॉलिजन के बाद M1 चलेगा V1 से और M2 चलेगा V2 से, तो V1 कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला से निकालेंगे V1। सिमिलरली इसी प्रकार V2 भी लिखा जा सकता है। तो इसी तरह से V2 लिखा जाएगा V2 इक्वल टू M2 माइनस M1 इंटू U2 बाय M1 प्लस M2 प्लस 2 M1 U1 बाय M1 प्लस M2। देखिए V2 लिखने में हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट इंटरचेंज किया है। U1 को U2 कर देना है, M1 को M2 कर देना है,
M2 को M1 कर देना है, U2 को U1 कर देना है, और नीचे इंटरचेंज करने का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर इनको M2 इनको M1 लिखे तो M2 प्लस M1 इक्वल टू होता है M1 प्लस M2, तो ऐसे मैंने लिखा है। ये आज बड़ा सिंपल केस मैंने कराया है। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट सीरीज में हम इनके आगे चलेंगे और हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो न्यू viewers, subscribe my channel and give positive negative comments. I will wait for your comments. Thank you. Bye bye. Best of luck.